सो गाइस स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की पहली न्यूज से। सरस आजीविका मेला की यहां पर बात करने जा रहे हैं हम लोग। सरस आजीविका मेला की ये टॉपिक अभी न्यूज में इसलिए क्योंकि ये मेला जो है वो हाल ही में हमें नोएडा हाट में देखने को मिला है। नोएडा हाट में इसका हाल ही में उद्घाटन हुआ है। और किस मिनिस्ट्री के अंडर ये हम लोग को मेला देखने को मिल रहा है? सरस आजीविका मेला ग्रामीण विकास मंत्रालय, राइट, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, तो इसके तहत जो है ये हमें देखने को मिल रहा है मेला, राइट। और उसका उद्घाटन जो है वो इन मिनिस्टर ने किया है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर ने, ठीक है। इस मेले का ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? तो जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उसमें और महिलाओं को शामिल करना, जिसके थ्रू वो महिला अपनी फैमिली इनकम को बढ़ा सकें और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इंप्रूव हो सके। और 300 से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप जो गांव क्षेत्र के जो हैं और 27 राज्यों के जो क्राफ्ट्समैन हम लोग को देखने को मिलते हैं, शिल्पकार जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उन्होंने इस मेले में भाग लिया है, ठीक है। तो ये बेसिक सा फैक्ट है जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए इस मेले से रिलेटेड। अब गाइस डिस्कस करेंगे पूर्णागिरि मंदिर के बारे में। आपसे डायरेक्टली ये चीज पूछा जाएगा कि ये मंदिर जो है वो कहां पर लोकेटेड है, तो उत्तराखंड आपको ध्यान में रखना, ये मंदिर उत्तराखंड में लोकेटेड है। और अभी एक स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई गई है टनकपुर उत्तराखंड से दिल्ली जंक्शन के बीच में, स्पेशल ट्रेन चलाई गई है जिससे कि जो तीर्थ यात्री वगैरह जो है उनको बेटर कनेक्टिविटी मिल सके, राइट, इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी मिल सके, इससे उनको लाभ मिल सके इस मंदिर तक पहुंचने के लिए, राइट। और साथ ही साथ बताया जाता है कि यहाँ पर पूर्णागिरि मेला भी आयोजित किया जाता है नवरात्रि पर, राइट। इस मंदिर में हमें देखने को मिलता है अन्नपूर्णा रेंज में। और ये मंदिर जो है वो टनकपुर उत्तराखंड से 20 किलोमीटर की दूरी पर हम लोग को देखने को मिलता है। इस मंदिर के पास काली नदी बहती है, काली नदी इस मंदिर के पास हम लोग को देखने को मिलती है। चंपावत उत्तराखंड में बहती है ये, राइट। और पूर्णागिरि देवी मंदिर जो है गाइस, ये वन ऑफ द 108 सिद्ध पीठ में से एक है। 108 सिद्ध पीठों में से एक ये पूर्णागिरि मंदिर हम लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये बस फैक्ट्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने, इसमें ज्यादा से ज्यादा मेनली तौर पर लोकेशन ही आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। अब गाइस बात हो रही है चन्नापटना के बारे में। तो आपसे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चन्नापटना क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक शहर है कर्नाटका का, और ये शहर फेमस है लकड़ी के खिलौनों के लिए और लैक्योरवेयर के लिए, लाह के सामान के लिए, राइट। और ये शहर जो है वो खिलौने बनाने वाला शहर हम लोग को देखने को मिलता है। टाउन ऑफ टॉयज के नाम से ये प्रसिद्ध है, जाना जाता है, राइट, खिलौनों का शहर। और गोम बेगला नगारा इस नाम से भी इस शहर को जानते हैं। और इस शहर में जो खिलौने हैं वो उस समय के हम लोग को देखने को मिलते हैं जब टीपू सुल्तान का राज हुआ करता था। तो टीपू सुल्तान के जब वो जो एरा था उसका जब समय था, उस समय के भी खिलौने यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो काफी पुराने टाइम से ये शहर जो है वो खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है, राइट। तो याद रखना चन्नापटना कर्नाटका का एक शहर है, खिलौने बनाने के लिए ये शहर प्रसिद्ध है। और यहाँ के खिलौने को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग भी मिला हुआ है, राइट। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट है इस टॉपिक से रिलेटेड। सिर्फ इतनी सी चीजें आपसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछी जाएंगी। अब बात करते हैं मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर की, यहां पर बात हो रही है मां बम्बलेश्वरी देवी मंदिर। याद रखना ये टेंपल की लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है कि ये मंदिर कहां पर है। तो ये मंदिर छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़ में हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। और ये मंदिर प्रसाद स्कीम के अंडर हम लोग को देखने को मिल रहा है। इस मंदिर के विकास के लिए इस मंदिर को जो है वो प्रसाद स्कीम के तहत जो है वो शामिल किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म जो है वो इसके पीछे हम लोग को देखने को मिलती है, प्रसाद मिनिस्ट्री के पीछे, राइट। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो प्रसाद जो स्कीम है इसका जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज ऑगमेंटेशन ड्राइव। तो जो पिलग्रिमेज जो है, जो हम लोग को, या पिलग्रिमेज हो गए, हेरिटेज हो गए, स्पिरिचुअल बिल्डिंग्स वगैरह हो गई, मंदिर हो गए, राइट। तो ऐसी जो जगहें हैं उसको बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, वहां पर ऐसी फैसिलिटीज क्रिएट करनी है जो कि वर्ल्ड क्लास टूरिज्म की फैसिलिटीज हो वहां पर, यानी कि कोई भी टूरिस्ट वगैरह अगर वहां पर आते हैं तो उनको सब चीजें वहां पर अवेलेबल हो सके। और इससे फायदा ये भी होता है कि मंदिर को अच्छा बनाने से कि वहां पर मंदिर के आसपास लोकल एरिया में रहने वाले जो लोग हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, राइट, कमाने का सोर्स जरिया जो है वो मिल जाता है। तो ये चीज है, इसके बारे में और चर्चा करेंगे। तो ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है, प्रसाद स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा 2014-15 में इसको लॉन्च किया गया था। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? यही है कि पिलग्रिमेज और हेरिटेज डेस्टिनेशन को आइडेंटिफाई करके उनको डेवलप करना, वहां पर विकास करना, राइट। मेन एम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना,
जैसे कि एंट्री पॉइंट्स, रोडवेज, रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट की सुविधा प्रोवाइड कराना, जो भी चीज़ वहाँ पर अवेलेबल हो सके, कनेक्टिविटी को बेटर करना, लास्ट माइल कनेक्टिविटी को बेटर करना, एटीएम होना चाहिए, मनी एक्सचेंज की व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे कि अगर कोई फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो मनी एक्सचेंज जैसे होता है ना वेस्टर्न यूनियन वगैरह, तो उसके थ्रू जो है वो मनी एक्सचेंज करवा सकें। अब एरिया लाइटनिंग, वहाँ पर बिजली वगैरह की व्यवस्था पूरी करवाना, राइट, वही सब बिजली वगैरह, और रिन्यूएबल सोर्सेज से इल्यूमिनेशन करना, मतलब कि रोशनी वगैरह, प्रकाश वगैरह जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू वहाँ पर अवेलेबल करवाना, ये वाली चीज़। फर्स्ट एड सेंटर वहाँ पर होना चाहिए, और भी तमाम व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए, राइट। और साफ सफाई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, वो भी वहाँ पर करवाना। और अभी तक 13 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया जा चुका है प्रसाद स्कीम के तहत, ठीक है। तो ये प्रसाद स्कीम के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट हमने जाने, और याद रखना माँ बम्बलेश्वरी देवी मंदिर छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं लोकेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो ये चर्च कहां पर है, क्वेश्चन ये बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये चर्च केरल में हम लोग को देखने को मिल रहा है, चेप्पड़, केरल के चेप्पड़ में स्थित ये चर्च है, सेंट जॉर्ज ऑर्थोडॉक्स चर्च। सेंचुरी ओल्ड चर्च है ये, काफी पुराना, सदियों पुराना ये चर्च हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। इसको सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के तौर पर प्रोटेक्शन दी हुई है, राइट। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस चर्च को जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा रहा है। और चर्च जो है गाइस रेयरेस्ट है केरला के अंदर, वन ऑफ द रेयरेस्ट चर्च के तौर पर हम लोग को देखने को मिलता है, मतलब केरल में सबसे दुर्लभ में से एक चर्च है ये, राइट। और इट हैज ट्रेडिशनल केरला चर्च आर्किटेक्चरल पैटर्न। इस चर्च का आप पैटर्न देखेंगे तो वो जैसा केरला चर्च का आर्किटेक्चर जो होता है ना, जिस प्रकार के चर्च हम लोग को देखने को मिलता है, उस प्रकार का ये पैटर्न है, जिसमें रेयर और ब्यूटीफुल मूरल पेंटिंग्स हम लोग को देखने को मिल रही है। मूरल पेंटिंग्स, आर्ट एंड कल्चर में आपने बुक पढ़ी होगी मेरे ख्याल से 11th क्लास की एनसीईआरटी है, तो उसमें मूरल पेंटिंग के बारे में आज ही आपको पढ़ना, ये आपका टास्क है, राइट। ये अभी कहीं पे लिख लो आप कि आपको मूरल पेंटिंग के बारे में पढ़ना है, क्योंकि मूरल पेंटिंग से रिलेटेड सिविल सर्विसेज क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो इस चर्च को सजाया हुआ है मूरल पेंटिंग्स के थ्रू, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है, चर्च के जो दीवार वगैरह जो है ना, उसमें मूरल पेंटिंग से इसको सजाया हुआ है। और ये जो पेंटिंग है गाइस, ये पर्शियन और केरला मूरल आर्ट स्टाइल के ऊपर आधारित हम लोग को देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जिनका आपको आइडिया, जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे बाओ धान के बारे में। बाओ धान की यहां पर बात हो रही है। बाओ धान कहाँ का है, आसाम का। आसाम का जो बाओ धान है इसको एक्सपोर्ट किया जा रहा है अमेरिका में, राइट। अमेरिका में इसका एक्सपोर्ट हो रहा है बाओ धान का, राइट। आयरन रिच रेड राइस है, लाल चावल है ये, जिसमें ये आयरन से भरपूर है, आयरन इसमें है लाल चावल में, राइट। और ये ब्रह्मपुत्रा वैली जो है आसाम की, वहां पर उगता है। और ये इसका जो कल्टीवेशन होता है उसमें किसी भी प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर नहीं लगाया जाता, यानी कि टोटली ऑर्गेनिक है ये, ठीक है, बिना किसी केमिकल फर्टिलाइजर के ये जो है वो उगाया जाता है। और ये जो एक चावल की एक वैरायटी है लाल चावल, ये हम लोग को देखने को मिलता है, जिसे बाओ धान के नाम से जाना जाता है। आसामीज फूड कल्चर का ये इंटीग्रल पार्ट हम लोग को देखने को मिलता है, राइट। मतलब आसाम के अंदर भोजन में इस चावल का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। तो बाओ चावल या बाओ धान या रेड राइस, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ये आसाम की है, आसाम के अंदर ब्रह्मपुत्रा वैली में इसको उगाया जाता है, ठीक है। और अभी अमेरिका हम लोग इसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये फैक्ट्स है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अब बात करेंगे हजारास के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि हजारास क्या है। तो ये एक कम्युनिटी हम लोग को देखने को मिलती है। आप देखेंगे सेंट्रल अफगानिस्तान की तरफ, तो सेंट्रल अफगानिस्तान में एक फारसी भाषा जातीय समूह है, ये पर्शियन स्पीकिंग एथनिक ग्रुप, ये हम लोग को देखने को मिलता है। मुख्य रूप से प्राइमरली ये जो इस कम्युनिटी के जो लोग हैं वो कहां पर रहते हैं, एक पहाड़ी है हजाराजात पहाड़ी, राइट। तो वहां पर रहते हैं ये लोग, और इनको, ये जो कम्युनिटी है उनको हजारस के नाम से जाना जाता है। और वन ऑफ द मोस्ट ऑपरेस्ड ग्रुप है अफगानिस्तान के अंदर, सबसे उत्पीड़ित समूह में से एक माना जाता है इस समूह को, इस ग्रुप को, राइट। तो याद रखना क्वेश्चन यही पूछा जाएगा आपसे कि हजारस जो है वो क्या है। तो एक कम्युनिटी है जो कि अफगानिस्तान की हमें देखने को मिलती है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी पेपर 1 से रिलेटेड। अब हम लोग पेपर 2 के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। अब बात हो रही है ई दाखिल पोर्टल के बारे में। एक वेबसाइट की बात हो रही है, ई दाखिल पोर्टल है ये। 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ये पोर्टल जो है वो शुरू हो गया है। ई दाखिल पोर्टल फॉर कंज्यूमर ग्रीवियंस रिड्रेसल, यानी कि जो उपभोक्ता जो होते हैं, कंज्यूमर जो होते हैं, उनकी शिकायत का निवारण करने के लिए ये ई दाखिल पोर्टल हम लोग को देखने को मिल रहा है, जो कि 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी में चालू हो चुका है। किस मिनिस्ट्री के तहत ये आ रहा है,
तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के तहत हम लोग को ये डिपार्टमेंट देखने को मिलता है। तो उसके तहत ये पोर्टल है, ई दाखिल पोर्टल, याद रखिएगा। इसमें हम लोग को ई फाइलिंग की फैसिलिटी देखने को मिल रही है। ई फाइलिंग लॉन्च किया गया है नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के द्वारा सितंबर 2020 में। दिल्ली में पहली बार जो है वो इसको इंप्लीमेंट किया गया था, ई दाखिल को। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 जो है उसमें प्रोविजन ई फाइलिंग ऑफ कंज्यूमर कंप्लेंट्स का देखने को मिला कि कंज्यूमर जो है वो भोक्ता जो है वो ऑनलाइन अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं, राइट, कंज्यूमर कमीशन में, और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं अपनी कंप्लेंट्स को। जब ये फाइल करते हैं तो उसमें जो फीस वगैरह लगती है तो वो ऑनलाइन जो है वो फी पे कर सकते हैं। तो ये सब सुविधा इसमें पोर्टल में हमें देखने को मिल रही है। और जो डिजिटल सॉफ्टवेयर जो है मतलब कंप्लेंट्स को फाइल करने का, उसमें ई नोटिस, फाइलिंग रिटन रिस्पॉन्स बाय अपोजिट पार्टी, अलर्ट वाया एसएमएस या ईमेल सर्विसेज, और भी काफ़ी सर्विसेज इस डिजिटल सॉफ्टवेयर में हमें देखने को मिल रही है। और मैं आपको बता दूंगा इसकी नेशनल कंज्यूमर फोरम जो है हमारा बहुत बढ़िया है, मैंने खुद पर्सनली इसका उपयोग किया है। और इसकी एक टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी होती है जिस पे आप कॉल कर सकते हैं अगर आपके साथ कोई भी किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ या किसी से भी आपने कोई सामान लिया, राइट। अब बट वो शर्त ये होनी चाहिए कि वो व्यक्ति जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब ऐसा कोई लोकल नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप बाजू वाले घर के चाचा ने आपके साथ कुछ थोड़ी बहुत चीटिंग कर दी तो उसके लिए कंज्यूमर फोरम में भी शायद आपकी हेल्प ना करे, बट म्यूनसिपैलिटीज वाली आपकी हेल्प कर सकते हैं उस कंडीशन में, या फिर पुलिस के पास आप जा सकते हो, लोकल वाली चीज़ की बात करें। बट अगर आप किसी कंपनी की बात कर रहे हो जो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो अगर कुछ घोटाला करती है, जैसे मेरा जो केस था, मैंने आपको सैटरडे वाले लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था कि एक इंश्योरेंस कंपनी का मेरा एक केस था, जो इंश्योरेंस कंपनी थोड़ा सा कॉपरेट नहीं कर रही थी, मतलब कॉल अटेंड नहीं कर रही थी, बात नहीं कर रही थी मुझसे। मुझे रिन्यू कराना था अपना प्लान और वो फिर इग्नोर कर रहे थे, तो उसको लेकर मैंने कंप्लेन जो है वो बुक करी थी। तो विद इन 24 आवर्स मेरी कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हो गई थी। तो बहुत अच्छा बढ़िया फंक्शनिंग इसकी मुझे पर्सनली लगी, तो मैंने आपको बताया कि आप भी जो है वो यूज़ किया करो। और इसी को लेकर एक ई दाखिल पोर्टल भी आ गया है कि कंज्यूमर अपनी कंप्लेन जो है वो ऑनलाइन इस ई दाखिल पोर्टल के थ्रू जो है वो कर सकते हैं, राइट। गाइस अब बात करेंगे यूएनसीडीपी के बारे में, यूनाइटेड नेशंस कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी के बारे में। तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो ये जो कमेटी है गाइस सीडीपी की, हम लोग को ये कमेटी देखने को मिल रही है। इसने रिकमेंड किया है कि बांग्लादेश को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी से हटा दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी से बांग्लादेश को रिमूव कर दिया जाए। तो ऐसा इसने कहा है। इसने बताया कि बांग्लादेश ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लिया है पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन एसेट, इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, राइट। तो इसमें जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के लिए जो क्राइटेरियाज वगैरह जो होते हैं ना, तो उसको अचीव कर लिया है बांग्लादेश ने, ऐसा कहा है इसने सीडीपी यानी कि इस कमेटी ने यूनाइटेड नेशन की। तो इसलिए उसको लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी से हटाया जाए। तो ये क्या क्राइटेरिया होते हैं तो उसको मैं थोड़ी देर से समझाता हूँ, बट उससे पहले ये भी जान लो कि ये लगातार दूसरी बार है 2018 से कि सीडीपी ने रिकमेंड किया है कि बांग्लादेश को जो है वो एलडीसी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी से हटाया जाए, ठीक है। अब सीडीपी डिसाइड करती है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस। एक कंट्री का 3 क्राइटेरिया के ऊपर आधारित ये स्टेटस डिसाइड करती है। पहला क्राइटेरिया पर कैपिटा इनकम, कि ऑन एन एवरेज उस कंट्री के अंदर हर एक व्यक्ति जो है वो उनकी इनकम क्या है, पर कैपिटा इनकम क्या है हर एक व्यक्ति की, ठीक है, उस कंट्री के अंदर ऑन एन एवरेज के तौर पर। और ह्यूमन एसेट इंडेक्स देखा जाता है कि उस कंट्री के अंदर लोगों के पास कितनी संपत्तियां हैं। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स को देखा जाता है। इसका मतलब सिंपल सा है कि उस कंट्री के अंदर कितने रिच हैं और कितने पुअर है, उसके बीच का गैप क्या है, राइट। तो इसको चेक किया जाता है। और उसके बाद कहा जाता है कि इन तीन बेसिकली क्राइटेरिया में से किसी भी 2 क्राइटेरिया को अगर अचीव कर लेती है एक कंट्री, किसी भी 2 क्राइटेरिया को अचीव कर लेती है, राइट, और ये लगातार 2 ट्रिनियल मतलब कि 3 सालों का जो पीरियड होता है ना, तो ऐसे लगातार 2-3 सालों के पीरियड तक उस कंट्री के अंदर जो लोगों का जो एवरेज इनकम की बात करें, पर कैपिटा इनकम का जो स्टेटस है वो बढ़िया हो गया है, राइट। लोगों के पास संपत्तियां वगैरह जो है वो आ गई हैं, राइट, यानी कि लोगों ने मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ कर ली है, और जो गैप है रिच और पुअर के बीच में वो डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। तो अगर इन तीनों में से अगर 2 क्राइटेरिया भी लगातार आप 6 सालों तक कह सकते हो, इसको त्रिवार्षिक कर देना कि लगातार 2 त्रिवार्षिक, ठीक है, त्रिवार्षिक 3 सालों की समीक्षा जो है वो की जाती है इन मानदंडों की, इन बेसिकली क्राइटेरियाज की। और इन 3 क्राइटेरिया में से अगर किसी भी 2 क्राइटेरिया को अगर अचीव कर लेती है कंट्री, तो वो एलडीसी की कैटेगरी से जो है वो हट जाती है, बाहर निकल जाती है, राइट। तो ये चीज़ होता है। और फिर प्रपोजल जो है वो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के पास भेजा जाता है। किस पर्पस के लिए? अभी जून में भेजा जाएगा।
और फिर फाइनली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली अप्रूव करेगी सितंबर 2021 को कि बांग्लादेश को रखना है कि नहीं रखना है एलडीसी की कैटेगरी के अंदर। तो एलडीसी की कैटेगरी से हटाने की यहां पर बात हो रही है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा बांग्लादेश के ऊपर, तो ध्यान से सुनो। तो इसमें हम लोग को यह देखने को मिलेगा कि जो बेनिफिट्स मिलते हैं बांग्लादेश को, क्योंकि लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को वेरियस सब्सिडीज, वेरियस बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट, वेरियस स्कीम्स वगैरह के थ्रू। तो इसमें एक्सपोर्ट को लेकर वेरियस जो प्रेफरेंशियल प्रोविजन होते हैं, जैसे कि एक कंट्री है लीस्ट डेवलप कंट्री है और डेवलप कंट्री में वो अपना जब सामान भेजती है तो डेवलप कंट्री उसके सामान पर इंपोर्ट ड्यूटीज को कम कर देती है, बट अब ऐसे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग को देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चर में सब्सिडी जो है वो नहीं मिलेगी और उनकी जो छोटी इंडस्ट्रीज वगैरह है उसमें उनको फायदा नहीं मिलेगा, राइट। और भी काफी सारी चीजें, काफी सारी स्कीम्स जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज जो होती हैं उनको अपलिफ्ट करने के लिए वेरियस स्कीम जो है वो लाई जाती हैं, तो उसमें इसको बेनिफिट नहीं मिलेगा बांग्लादेश को। बट इससे फायदा जो है वो बांग्लादेश को दूसरी चीजों में बहुत ज्यादा होने वाला है, जैसे कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल बॉडीज जो होती है उनमें इसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मतलब कि जैसे कि कोई बॉडीज होती है, जैसे कि आईएमएफ की बात करें, वर्ल्ड बैंक की बात करें, तो आसानी से इसको लोन दे देगी बांग्लादेश को बिना किसी प्रॉब्लम के। और भी दूसरी जो एमएनसीज वगैरह होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगी, सोचेंगी बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि पता लग जाएगा कि बांग्लादेश अब लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी में नहीं, अब डेवलप हो रही है, राइट, आगे बढ़ रही है, लीस्ट डेवलप कंट्री की कैटेगरी से ऊपर उठ गई है। मतलब कि वहां पर लोगों की इनकम अच्छी है कि अगर वो वहां पर इन्वेस्ट करेंगे कोई भी, यानी कि बाहर से फॉरेनर्स, तो उसका रिटर्न जो है वो अच्छा बांग्लादेश से मिल पाएगा लोगों को, राइट। तो उससे क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हायर हो जाएगा, वही चीज मैंने भी आपको समझाई, राइट। तो इससे बांग्लादेश को वेरियस बेनिफिट मिलेगा, बट उसको जो सब्सिडी मिलती आ रही थी वो उसको नहीं मिलेगी, ये उसके लिए छोटा सा लॉस। आगे की बात करें, जैसे कि कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी की बात करेंगे, तो ये सब्सिडियरी बॉडी हम लोग को यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की देखने को मिलती है। और इसका काम क्या होता है, तो ये इंडिपेंडेंट एडवाइस जो है वो प्रोवाइड कराती है काउंसिल को डेवलपमेंट पॉलिसी इशूज से रिलेटेड। ठीक है, इंडिपेंडेंट एडवाइस वगैरह प्रोवाइड कराती है। और ये कमिटी जो है वो रिस्पॉन्सिबल है किस चीज के लिए, ये डिसाइड करने के लिए कि किस कंट्री को लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में रखना है या नहीं रखना है। इसके अलावा ये कमिटी के पास 24 मेंबर हैं जिनको नॉमिनेट किया जाता है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के द्वारा और अपॉइंट किया जाता है ECOSOC के द्वारा, जिसकी ये सब्सिडियरी बॉडी है, और 3 सालों के पीरियड के लिए इनके मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है। तो ये कुछ बेसिक्स है, फैक्ट्स हैं जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और आपको बता दें गाइस कि बांग्लादेश को अभी 2026 तक का टाइम दिया जा रहा है कि वो अपनी स्थिति में परिवर्तन के लिए जो है वो वेरियस व्यवस्था जो है वो कर सके, प्रिपेयर हो सके, राइट, कि वो अब लीस्ट डेवलप कंट्री से डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में आ रही है, राइट। इसको अभी 5 साल का पीरियड दिया जा रहा है, 5 ईयर्स का। आमतौर पर हम देखते हैं कि 3 साल का पीरियड, इस प्रकार का ट्रांजिशन पीरियड जो है वो दिया जाता है कंट्रीज को, कि उनका जब स्टेटस जो है वो चेंज होता है, लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से डेवलपिंग कंट्री या डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री का जब उसका स्टेटस जब चेंज होता है, तो उस दौरान 3 सालों का पीरियड जो है वो एक कंट्री को आमतौर पर दिया जाता है। बट अभी कोरोना वायरस के कारण 5 सालों का पीरियड जो है वो मिला है बांग्लादेश को। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स हैं जिनके बारे में आप लोग को आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। गाइज अब डिस्कस करेंगे हरियाणा के कोटा लॉ के बारे में, हरियाणा का आरक्षण कानून के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी रिसेंटली हाल ही में हमने देखा कि हरियाणा सरकार द्वारा एक नया कानून अधिसूचित किया है, नोटिफाई किया है हरियाणा गवर्नमेंट ने एक नए कानून को, जिसके तहत हरियाणा के निजी क्षेत्र जो है, हरियाणा का जो प्राइवेट सेक्टर जो है, उसकी 75% नौकरियों को जो है वो लोकल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व किया जाएगा। 75% नौकरियों को स्थानीय उम्मीदवारों के लिए आरक्षित करने का इस नए कानून के अंदर प्रावधान बताया जा रहा है, राइट, हरियाणा के अंदर, राइट, कि हरियाणा के अंदर इस चीज को समझो कि एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉइज हैं, तो बताया जा रहा है कि इस कंपनी के 75% एम्प्लॉय जो होने चाहिए वो हरियाणा के ही होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की तो बात अलग छोड़ ही दो रिजर्वेशन की मामले में, यहां पर प्राइवेट कंपनी के रिजर्वेशन की भी बात हो रही है। और इसी प्रकार का जुलाई 2019 में आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा कानून जो है वो लाया गया था, और जिस कानून को अदालत के अंदर चुनौती दी गई है, चैलेंज इस कानून के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है कि कोर्ट में केस जो है वो चल रहे हैं, राइट। तो बट यहां पर जो हरियाणा के अंदर जो ये कानून रखा गया है सामने, राइट, ये बिल जो हमें देखने को मिल रहा है, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल, हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार विधेयक 2020 जो ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसकी हम लोग बात करें तो इसमें जो प्राइवेट कंपनी है, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि प्राइवेट कंपनी के अंदर 75% जो एम्प्लॉयज होने चाहिए वो कौन होने चाहिए, लोकलाइट्स होने चाहिए, हरियाणा के ही लोकलाइट्स होने चाहिए, राइट। इसमें एक कंडीशन ये है कि उनकी सैलरी पर मंथ की सैलरी 50,000 रुपए तक की होनी चाहिए।
राइट। जैसे कि मान के चलो कि एक व्यक्ति की सैलरी 50,000 के नीचे की है तो उस सैलरी वाले स्लैब के अंदर ये रिजर्वेशन होगा 75% का। बट ये मान के चलो किसी व्यक्ति की हर महीने की सैलरी 80,000 1 लाख रुपए है तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि ये वाला मतलब क्राइटेरिया जो है वो उपयोग में लिया जाए। ठीक है, 50,000 रुपए तक की जिनकी सैलरी होगी पर मंथ की तो उनको जो है वो रिजर्वेशन कैटेगरी वाले स्लैब में जो है वो रखा जाएगा। तो ऐसा यहां पर बताया गया है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है आपको, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। अब समझो कि ये कानून कहां कहां पर एप्लीकेबल होने वाला है। तो सभी कंपनीज में, सभी सोसाइटीज में, सभी ट्रस्ट में, सभी LLP में, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म में या कोई भी व्यक्ति अपनी कंपनी के अंदर 10 या उससे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है तो वहां पर भी ये वाला क्लॉज जो होगा प्राइवेट रिजर्वेशन का एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है इससे रिलेटेड। और इवन ये भी कहा गया कि सरकार अपने अकॉर्डिंग समय समय पर सरकार को जैसा भी ठीक लगता है वो एप्लीकेबिलिटी को एक्सपेंड भी कर सकती है। तो ये वाली चीज है। अब इससे रिलेटेड क्या लीगल इश्यूज हम लोग को देखने को मिल सकते हैं अगर हम लोग चीजों को पढ़े ही ना, सिर्फ सोचें अगर थोड़ा सा, तब हमें क्या चीज समझ में आएगी। सिंपल कॉमन सी चीज है, जैसे कि मैंने एक कंपनी खोली, अब मैंने एक जगह पर कंपनी खोली है, अब मेरे लिए सरकार ने प्रोविजन रख दिया कि मुझे लोकलाइट्स को जो है वो इस कंपनी में शामिल करना है, 75% लोकलाइट्स को शामिल करना है। अब मेरे लिए प्रॉब्लम है कि मुझे जिस प्रकार की स्किल्स की आवश्यकता है, जिस प्रकार के स्किल्ड एम्प्लॉयज की आवश्यकता है, वो स्किल्स यहां पर मौजूद नहीं है इन एम्प्लॉयज में। तो अब इसलिए तो मुझे तो दूसरी जगह जो है वो देखना पड़ेगा, या फिर इससे नुकसान ये होगा कि मुझे अपनी कंपनी बंद करके ऐसी जगह पर अपनी कंपनी सेटअप करनी पड़ेगी जहां पर लोकलाइट्स जो हो वो उनमें स्किल्स हो, जिस स्किल्स की मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी कंपनी के लिए या मेरे बिजनेस के लिए, जैसी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये तो बड़ा एक इशू हो गया ना कि ये कंपनी जो होगी, इससे सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि जो जैसे हम लोग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं ना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तो उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा कि एक कंपनी बंद होना शुरू हो जाएंगी क्योंकि कंपनी के लिए मुसीबत हो गई है कि उसको लोकलाइट्स कोई जॉब देनी है। ये मैंडेटरी कर दिया गया इस प्रकार के कानूनों के थ्रू, राइट। जैसे हरियाणा में भी आया, आंध्र प्रदेश में भी इस प्रकार की चीज देखने को मिली। अब कंपनी को जैसी स्किल्स चाहिए वैसी स्किल्स लोकलाइट्स में नहीं है तो फिर तो मुसीबत हो जाएगी ना। अब फ्री मतलब बेअवर में तो वो कंपनी जो है वो खर्चा करके किसी को सैलरी देगी नहीं, राइट। और बेअवर में तो और ऐसे में तो कंपनी सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, कंपनी को फिर बंद होना पड़ेगा। तो ऐसी एक बड़ा इशू है, बड़ा चैलेंज। सोचो, अपन ने पढ़ा भी नहीं तो भी अगर हम लोग इस प्रकार से सोचे कॉमन सी चीजों को तो ये सब चीजें लिंक होती हैं। और सिविल सर्विस में यही डिमांड होती है कि आप अपनी थिंकिंग को बढ़ाएं कि अगर आप एक टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस है वो ऑटोमेटिकली आप इमेजिन करने लगे, आपका दिमाग ऑटोमेटिकली पढ़ते पढ़ते ही चलने लगे, राइट। तो इस तरह की हमेशा प्रैक्टिस किया करो, राइट। अब बात कर लेते हैं कि मतलब इसमें किस प्रकार के लीगल इश्यूज हम लोग को देखने को मिल सकते हैं इस प्रकार के कानून में। तो क्वेश्चन जो है डोमिसाइल रिजर्वेशन का, राइट, जॉब्स के अंदर, उससे रिलेटेड एक इशू है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं कि डोमिसाइल कोटास वगैरह जो होते हैं, राइट, यानी कि जो कोटास वगैरह होते हैं ना जो लोकलाइट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं एजुकेशन की फील्ड में, एजुकेशन की कैटेगरी में, तो वो फेयरली ठीक है, कॉमन है, ठीक है। बट कोर्ट्स भी इवन ये कहती है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इस प्रकार के कोटास नहीं होना चाहिए, राइट। और ये जो फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी ऑफ सिटीजन को भी चैलेंज करता है, क्योंकि इसमें दिक्कत हो रही है ना, इक्वलिटी नहीं है। अगर हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करते हैं हम लोग, राइट, कि हमारे यहाँ पर जो सिस्टम जो चलता है वो स्टेट के आधार पर अलग अलग सिस्टम नहीं चलता है, राइट। यूनियन ऑफ स्टेट है हम लोग, राइट। आर्टिकल 1 में ही इस चीज के बारे में मेंशन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। बट यहां पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी, हर एक स्टेट अगर अपन अपनी इस प्रकार की पॉलिसी लेकर आ जाएगी तो जैसा हमारा जो स्ट्रक्चर है, जैसा हमारा जो फीचर है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या इंडिया का जैसा हमारा स्ट्रक्चर है क्वाजी फेडरल जिसको हम लोग कहते हैं, राइट, तो वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाएगा, राइट। तो ये सब तो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे इंडिया के, राइट, तो ये उसके विरुद्ध चले जाएंगे, राइट, अगर हम लोग बात करें टेक्निकलिटीज की तो। और ये मुद्दा भी हमें देखने को मिलता है कि प्राइवेट सेक्टर को फोर्स किया जा रहा है कि वो रिजर्वेशन जो है एम्प्लॉयमेंट में उसको कंप्लाई करें। वही चीज मैंने अभी आपको बताई थी, राइट। इसमें हम लोग को आर्टिकल 16 क्लॉज 4 भी देखने को मिलता है जिसके तहत हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर दी गई है स्टेट को कि स्टेट जो है वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन को लेकर कानून वगैरह बना सकती है। कहां पर, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन को लेकर। बट कॉन्स्टिट्यूशन ने इवन प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन को लेकर ऐसी कोई बात नहीं की गई, ऐसी कोई पावर जो है वो स्टेट को नहीं दी है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन को लेकर कोई बात नहीं मेंशन्ड है, बावजूद उसके प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन का क्लॉज जो है वो लाया जा रहा है। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। इवन आर्टिकल 19 क्लॉज 1G के तहत जो जुडिशियल स्क्रूटनी जब होगी तो उसमें भी ऐसे कानून जो है वो टिक नहीं पाएंगे, राइट। और इवन हमने बात भी करी थी कि कोर्ट भी जो है वो इस प्रकार के प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट रिजर्वेशन को लेकर जो है वो मतलब सहमत नहीं होती है। उनका भी मानना यही है कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट
जो है डोमिसाइल बेसिस पर, कि उसमें रिजर्वेशन जो है वो नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट पे, प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट पे। इसके अलावा सरकार का क्या तर्क है इस कानून को लागू करने के लिए, सरकार का क्या कहना है? तो सरकार ये बोलती है कि पब्लिक सेक्टर में जॉब्स जो है उसकी कमियां हैं। अगर हम लोग बात करें सभी जॉब्स के कंपैरिजन में पब्लिक सेक्टर की जो जॉब होती है वो काफी कम हम लोग को देखने को मिलती है। इसलिए बताया जा रहा है कि लीगल प्रोटेक्शन जो है वो प्राइवेट सेक्टर की जॉब्स में भी जो है वो आगे बढ़ाया जाए, राइट, कि जिसके चलते सभी सिटीजन जो है उनको जॉब्स मिल सके और जो इक्वलिटी वाला जो प्रोविजन है वो सभी के लिए मतलब हो सके, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज मेंशन है ना, राइट टू इक्वलिटी। तो इक्वलिटी जो है पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों में लाई जा सके। तो ये वाला इस प्रकार का तर्क दे रहे हैं ये, बट ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, क्योंकि इसमें बड़े प्रॉब्लम्स भी हम लोग को देखने को मिलती हैं, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा कहीं सरकार का ये भी कहना है कि जैसे कि प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करती हैं काफी बार। जैसे कि हम बात करें कि पब्लिक बैंक से उनको सब्सिडाइज्ड रेट में क्रेडिट जो है, लोन्स वगैरह जो है, ऋण वगैरह जो है वो मिल जाता है, टैक्स से उनको छूट मिलती है, राइट, काफी सारी उनको सब्सिडीज ऑफर की जाती है। तो इसलिए स्टेट जो है उनके पास भी अधिकार है कि वो मतलब प्राइवेट सेक्टर के लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो बना सकें। तो ऐसा इन्होंने तर्क दिया सरकार ने। और क्या दूसरी कंट्री में इस प्रकार के हम लोग को एम्प्लॉयमेंट को लेकर एक्शंस देखने को मिलते हैं क्या? इस प्रकार के सकारात्मक कार्रवाई हम लोग को देखने को मिलती है क्या दूसरे देशों में, दूसरी कंट्रीज में? तो देखो, दूसरी कंट्रीज के अंदर बताया जाता है कि इन लोग क्या करते हैं, रेस और जेंडर के कॉन्टेक्स्ट में, राइट, लैंगिक और नस्लीय संदर्भ में सकारात्मक कार्रवाई करते हैं काफी सारे देश। जैसे कि यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर ऐसी कोई स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट नहीं है एम्प्लॉयर्स के लिए कि एम्प्लॉयर को उस फलाना क्षेत्र के लोगों को ही जॉब देनी है। ऐसा कोई रिजर्वेशन वाला मतलब फंडा वहां पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नहीं है। बट यूनाइटेड स्टेट्स में कोर्ट क्या कर सकती है, मॉनेटरी डैमेज होने पर ऑर्डर पास कर सकती है या फिर रिलीफ वगैरह प्रोवाइड करा सकती है, राइट। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, जैसे कि कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, जैसे कि एक एरिया है, उस एरिया पे एक कंपनी है, अब वो कंपनी जो है वो जानबूझकर उस एरिया पे रहने वाले लोगों को जॉब्स नहीं दे रही है, राइट, जेंडर के आधार पर या फिर उस एरिया पे जो लोग रह रहे हैं या रेस के आधार पर, तो जॉब नहीं दे रही है, राइट, तब उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और ये सेम चीज हमारे इंडिया में भी है, राइट। इक्वलिटी जो होती है उसमें ये सब चीजें मेंशन ही रहती है कि आप किसी के साथ जो है वो या किसी के अगेंस्ट जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, राइट। तो ये वाली चीज हमारे इंडिया में भी है। तो और अगर हमारे इंडिया में कोई कंपनी इस प्रकार से किसी इंप्लॉय को डिस्क्रिमिनेट करती है, ये कहकर कि वो एम्प्लॉय जो है वो उस जगह का है, उस लोकल एरिया का है, उसके पास पूरी मेरिट्स है, स्किल्स है, बावजूद उसके उसको जॉब नहीं मिल रही है, तो उस कंपनी के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती है। ये चीज तो इंडिया में भी है ना। तो रिजर्वेशन लाकर उस कंपनी को बाउंड क्यों बनाना? क्योंकि बाउंड बनाया जाएगा अगर उस कंपनी को रिजर्वेशन को लाकर, तो वो कंपनी वहां पे रहेगी नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगी, ऐसी जगह पे शिफ्ट हो जाएगी जहां पर उसको काम करने का फ्रीडम तो मिल सके प्रॉपर तरीके से। उसके ऊपर अगर प्रेशर क्रिएट किया जाएगा कि लोकलाइट्स को आपको जॉब देनी है, और लोकलाइट जो है अगर उनके पास एप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं है तो नुकसान में थोड़ा ना काम करेगी वो कंपनी, है कि नहीं? तो ये वाली चीज है। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है, क्योंकि हर एक कंपनी को तो प्रॉफिट चाहिए। अब प्रॉफिट जब भी मिलेगा जब उसके एम्प्लॉयज होंगे एफिशिएंट होंगे, उनके पास एप्रोप्रिएट स्किल्स होगी, जिस स्किल्स की आवश्यकता है उस कंपनी को। और अगर स्किल्स की आवश्यकता नहीं और फिर जॉब पे रखने का लोकलाइट्स को अगर बाउंडेशन दे दिया जाएगा तो फिर कंपनी वहां पे नहीं रहने वाली है, राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट कनाडा के अंदर है, ये भी प्रोटेक्ट करता है माइनॉरिटी ग्रुप्स को, स्पेशली एब ओरिजिनल्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं उनको डिस्क्रिमिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। कनाडा में एम्प्लॉयमेंट इक्विटी एक्ट, इसके अंतर्गत जो माइनॉरिटी ग्रुप जो है, विशेष रूप से जो आदिवासी जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, तो इनको प्रोटेक्ट करता है ये, राइट, कि उनको जो है वो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब मिल सके। तो कनाडा में इस प्रकार का क्लॉज हम लोग को देखने को मिलता है। बट वो किन के लिए दिया जाता है? जिनको रिक्वायरमेंट है, जिनको वाकई में जॉब्स की आवश्यकता है। यहां पर तो ऐसा कुछ नहीं है ना कि वो उनको जॉब जो है वो, क्योंकि यहां पर तो जनरल लेवल पर लोकलाइट्स की बात की जा रही है, यहां पर एक ग्रुप के लेवल पर नहीं की जा रही, जनरल लेवल पर की जा रही है। कनाडा के अंदर अगर आदिवासियों को जॉब की सिक्योरिटी दी जा रही है तो वो देखकर दी जा रही है कि वो बैकवर्ड है, दैट्स वाई, कि उनको जॉब की जरूरत है, उनको जॉब देकर अपलिफ्ट कर दिया जाए। उनको जॉब नहीं मिल पा रही है वेरियस रीजंस के कारण, क्योंकि वो बैकवर्ड है, तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए कनाडा के अंदर ये प्रोविजन है। बट ऐसा तो प्रोविजन नहीं है ना कि जरूरी होगा एक कंपनी के लिए कि लोकलाइट्स को ही जॉब पे रखना है। ये चीज को आप समझो, यहां पर ये वाली चीज समझने वाली बात है कि ये एक कंपनी के ऊपर फोर्स या प्रेशर जो है, प्राइवेट कंपनी के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करना है। प्रेशर क्रिएट करेंगे तो वो कंपनी वहां पर फिर रहेगी नहीं, वो शिफ्ट हो जाएगी, राइट। और उससे इंडिया को नुकसान होगा या उससे स्टेट को नुकसान होगा, रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो कंपनी के होने से बहुत सारे प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, वो कंपनी के आने से प्रोडक्शन होता है, उस कंपनी के आने से हम लोग को देखने को मिलता है कि जो भी सर्विस
देती है या मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसको एक्सपोर्ट करके ट्रेड वगैरह करके पैसे कमाए जा सकते हैं। उस कंपनी के आने से सरकार को फायदा मिलता है क्योंकि सरकार के पास टैक्स आता है, राइट। तो ये चीज़ है। और चैलेंजेस और कंसर्न, चिंताएं और चुनौतियां इसी प्रकार की हम लोग को देखने को मिलती है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की जो मैंने अभी आपसे बात कही, राइट, उद्योग विकास की अभी मैंने आपसे बात करी, तो ये बड़ा चैलेंज है, राइट। और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हरियाणा के अंदर नहीं होगा, प्राइवेट कंपनी मना कर देंगी, बोलेंगे कि यार वहाँ पे तो ये वाला क्लॉज है और अगर हमें एफिशिएंट एम्प्लॉयज चाहिए तो हम लोग बाहर से भी लोगों को बुलवा नहीं सकते क्योंकि वहाँ की सरकार ने मना करके रखा कि 75% लोग जो होने चाहिए वो उसी कंपनी के होने चाहिए। और इसमें यह भी हो सकता है कि जैसे कि ऑलरेडी जो बाहर से आए हुए जो व्यक्ति हैं जो हरियाणा के अंदर जॉब कर रहे हैं, राइट, अनएथिकल प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, राइट। इसके अलावा इन्वेस्टर्स और बिजनेस जो हैं ये बाहर निकल जाएंगे, जैसा मैंने भी आपको बताया समझाया, बेस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए कि उनको भाई एफिशिएंट वर्कर्स चाहिए तो इसलिए वो बाहर चले जाएंगे, जहां पर एफिशिएंट वर्कर्स है वहां पर जाकर फिर वो ऑपरेट करने लगेंगे, राइट। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के अगेंस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, जिसके तहत सिटीजन ऑफ इंडिया को फ्रीडम दी जाती है कि हमारी कंट्री में कहीं पर भी काम जो है वो कर सकते हैं इंडियन सिटीजन्स। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये स्पिरिट है इस प्रकार की, तो उसके अगेंस्ट ये कानून इस प्रकार का हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है। समझ आई आपको बातें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और होपफुली आपने चीज़ों को समझा होगा कि इससे कितने नुकसान हम लोग को देखने को मिलते हैं। फायदा तो एक है, बट फायदे को अगर आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के बाद फिर अगर एक मतलब कम्युनिटी को अगर आप फायदा दो कि कोई कम्युनिटी है, कोई ग्रुप है जो बैकवर्ड है, जिसको जॉब नहीं मिल पा रही है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप फायदा प्रोवाइड कराने की कोशिश करो तो समझ में आता है। ऐसा नहीं कि लोकलाइट्स को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में ऐसा ना हो जाए कि वो कंपनी वहां से भाग जाए, निकल जाए, तो फिर तो उस स्टेट की रेवेन्यू के लिए बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाएगी, है ना। तो ये वाली बात है। तो ये था गाइस पूरा ओवरऑल टॉपिक। होपफुली आपको अच्छे से पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर हुई होगी। अब बात हो रही है गाइस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के बारे में, अंतरराष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा के बारे में बात करेंगे हम लोग। तो बताया जा रहा है कि इंडिया ने जो है वो कुछ डिमांड जो है वो सामने रखी है। 3 दिन की मैरीटाइम समिट हुई थी अभी रिसेंटली, मैरीटाइम इंडिया शिखर सम्मेलन हम लोग को 3 दिन का भी देखने को मिला था। तो उस दौरान इंडिया ने कुछ डिमांड जो है वो सामने रखी है इसी चीज से रिलेटेड, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से रिलेटेड, INSTC से रिलेटेड, ठीक है। तो इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। इसमें कहा गया कि छाबर पोर्ट को इंक्लूड किया जाए 13 नेशन के ये INSTC के अंदर, राइट। 13 कंट्रीज का जो ये INSTC जो है इसमें छाबर पोर्ट को इंक्लूड करने की बात की गई है। ईरान के अंदर इंडिया का जो छाबर पोर्ट है उसको शामिल करने की बात की गई है। एक्सपेंड करने की बात की गई है INSTC की मेंबरशिप को, इसमें अफगानिस्तान और उज्बेकिस्तान को इंक्लूड करने की बात की गई है। और इसकी आवश्यकता और इसके महत्व की अगर हम लोग बात करें गाइस तो फोकस किया जा रहा है ईस्टर्न कॉरिडोर को स्टैब्लिश करने के ऊपर। अफगानिस्तान के तहत यानी कि अफगानिस्तान के माध्यम से ईस्टर्न कॉरिडोर को जो है वो इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है। एक्चुअली में हुआ क्या, मैं आपको पूरी कहानी समझाता हूँ। आपको पता है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में या फिर वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव हम लोग को चाइना का देखने को मिलता है। इस इनिशिएटिव के थ्रू 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर कंट्रोल करना चाह रही है चाइना, राइट। और 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर अपने मार्केट्स को कैप्चर करना चाह रही है, ठीक है। यूरोप हो गया, एशिया हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, राइट, और अफ्रीका हो गया। इन कॉन्टिनेंट्स के ऊपर ये अपना जो है वो मार्केट एक्सपेंड करना चाह रही है। ये बेसिकली रोड क्रिएट कर रही है, मैरीटाइम रूट जो है वो क्रिएट कर रही है। तो उसी की तरह ही, और कहूं एक्चुअली मैं आपसे कहूं तो उससे पहले ही हम लोगों ने ये वाला इनिशिएटिव जो है वो लेकर आ गए थे। INSTC का ये इनिशिएटिव जो है वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से पहले का है, राइट, कि जिसके थ्रू जो यूरोपियन कंट्रीज जो है और मिडिल या सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है वहां तक कनेक्टिविटी को इंप्रूव करने से रिलेटेड, कि जिससे कि ट्रेड जो है वो आपस में कंट्रीज के बीच में हो सके आसानी से, उससे रिलेटेड ये रूट हमें देखने को मिलता है। तो इंडिया इसी पर काम कर रही है, राइट, कि जिसके थ्रू चाइना को काउंटर कर सकें और चाइना किसी भी प्रकार से इंडिया के मार्केट को जो है वो सीमित ना कर पाए, कि इंडिया को भी स्पेस मिल सके अपने मार्केट को एक्सपेंड करने के लिए, राइट। तो इसलिए इंडिया जो है वो स्ट्रेस डाल रही है अभी INSTC के ऊपर। समझ में आई आपको बातें। और जिन स्टूडेंट्स ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है वो चाइना का वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर जाकर देख लेना। कहां पर मिलेगा वाला लेक्चर, तो आप मैगजीन जो अगर आपके पास होगी तो मैगजीन के थ्रू सर्च कर लेना, या फिर मेरे जो रेगुलर जो व्यूअर्स हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे पहले तो ये आप इसको रिवाइज करो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, और उसके बाद रिवाइज करने के बाद नीचे कमेंट बॉक्स पर डेट डाल दीजिएगा कि किस डेट पर मैंने ये टॉपिक कवर करा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैंने एक सेपरेट वीडियो भी उसका बना के रखा हुआ है। अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज लिंक नीचे कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिएगा, या फिर अपना जो टेलीग्राम जो चैनल है वहां पर लिंक डाल दीजिएगा, जिससे कि जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। समझ में आया आपको बातें कि INSTC हमारे लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सीधे सीधे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने की क्षमता रखता है। 7200 किलोमीटर का लंबा मल्टी मोडल नेटवर्क है ये,
शिप, रेल, रोड रूट के थ्रू नेटवर्क ये हम लोग को देखने को मिलता है कि सामान वगैरह जो होता है ना, फ्रेट वगैरह, गुड्स वगैरह, तो उसको मूव कराने का या फिर उसके मूवमेंट के लिए ये नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। इसमें इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, सेंट्रल एशिया, यूरोप ये शामिल है क्षेत्र, राइट। इस पर्टिकुलर इसके दो रूट जो हैं 2014 में ही उनका ऑलरेडी परीक्षण जो है वो किया जा चुका है। पहला जो रूट था वो मुंबई से लेकर बाकू और ये बंदर अब्बास से होते हुए बाकू जाने का ये रूट था, पहला रूट जिसका परीक्षण हुआ था। दूसरा रूट मुंबई से लेकर अस्त्राखन और ये बंदर अब्बास, तेहरान और बंदर अंजाली से होता हुआ गया था ये रूट, ठीक है। तो इसका ऑलरेडी परीक्षण जो है वो हो चुका है। तो इसी को एक्सपेंड करने की बात की गई है और इसी पर काम करने की फर्दर बात की गई है। और इस गलियारे के महत्व की बात करें, इस कॉरिडोर के सिग्निफिकेंस की अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपको बताया है कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उससे पहले ही इस प्रकार का इनिशिएटिव हम लोग ला चुके हैं, इस प्रकार की पहल जो है वो लाई जा चुकी है। ये ना ही सिर्फ कॉस्ट को कट करने में मदद करेगा, ना ही सिर्फ टाइम जो लगता है गुड्स को इंडिया से रशिया या इंडिया से यूरोप या ईरान से होते हुए जो गुड्स वगैरह जो जाएंगे, सामान वगैरह जो जाएंगे, तो उसमें जो कीमत लगती है, कॉस्ट लगती है और जो टाइम लगता है वो रिड्यूस करने की ये क्षमता रखता है। और साथ ही साथ ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी इनिशिएटिव जो है वो यूरेशियन रीजन की कंट्रीज को प्रोवाइड कराने की भी क्षमता रखता है कि ऑल्टरनेट रूट के थ्रू जो है वो सामान या फिर ट्रेड वगैरह जो है वो आसानी से हो सके इन सब कंट्रीज के बीच में, राइट। और साथ ही साथ अशगाबाद एग्रीमेंट जो है उसको सिंक्रोनाइज भी करेगा ये, यानी कि उसी के साथ सिंक होते हुए ये पूरा नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो रहा है। और अशगाबाद एग्रीमेंट जो है वो एक मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट है जिसको इंडिया, ओमान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान के द्वारा साइन किया गया था, जिसके थ्रू एक इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट कॉरिडोर जो है वो क्रिएट किया गया था इस एग्रीमेंट के थ्रू, राइट, जिसके थ्रू सामान जो है, गुड्स जो है वो आसानी से और तेजी से ट्रांसपोर्ट हो सके सेंट्रल एशिया और पर्शियन गल्फ के बीच में। तो ये चीज इसकी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये था इस पूरा ओवरऑल टॉपिक, याद रखना इस चीज के बारे में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का, ठीक है। अब डिस्कस करेंगे हम लोग QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बताया जा रहा है कि 12 इंडियन इंस्टीट्यूशन जो है उनकी रैंक आई है टॉप 100 के अंदर QS सब्जेक्ट रैंकिंग में, राइट। 2021 ईयर की QS सब्जेक्ट रैंकिंग जो है उसमें इंडिया की जो 12 यूनिवर्सिटीज है वो टॉप 100 के अंदर आ गई हैं फाइनली। और इसमें IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर, IIT गुवाहाटी, IIM बैंगलोर, IIM अहमदाबाद, JNU, अन्ना यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, OP जिंदाल यूनिवर्सिटी, तो ये पूरी यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है टॉप 100 के अंदर। IIT मद्रास की रैंक 30 आई है पूरे दुनिया भर में पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए। IIT बॉम्बे की रैंक जो है वो 41 आई है। IIT खड़गपुर की जो रैंक है 44 आई है मिनरल्स एंड माइनिंग इंजीनियरिंग की फील्ड में। और यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की रैंक 50 आई है डेवलपमेंट स्टडीज की फील्ड में, राइट। अब बात करते हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के बारे में। तो हर साल इसकी रैंकिंग सामने आती है, इसकी रैंकिंग से मदद मिलती है स्टूडेंट्स को कि स्टूडेंट लीडिंग यूनिवर्सिटी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो लीड कर रही है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मामले में, राइट। तो ये वाली चीज है। इसके अलावा विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करने हेतु नियोक्ताओं और शिक्षाविदों जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, एम्प्लॉयर्स और एकेडमिक्स जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, उनके प्रमुख वैश्विक सर्वेक्षणों के परिणाम के साथ साथ शोध उद्धरणों को भी शामिल किया जाता है, रिसर्च सिटिएशन को भी इसमें शामिल किया जाता है कि किस यूनिवर्सिटी के अंदर किस प्रकार की रिसर्च जो है वो हम लोग को देखने को मिलती है। R&D के मामले में यूनिवर्सिटी जो है वो कितनी आगे है, तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट 2021 जो है इसने टोटल 51 डिसिप्लिन्स ग्रुप्स को 5 ब्रॉड सब्जेक्ट एरियाज में डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंस एंड मेडिसिन, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस एंड मैनेजमेंट। तो इसमें इसने जो है वो कैटेगराइज किया हुआ है। और QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो ये क्या है, तो हर साल मैंने आपको बता ही दिया कि ये रैंकिंग पब्लिश करती है। यूनिवर्सिटी रैंकिंग इसकी होती है क्वेकरली साइमंड्स, तो QS का जो फुल फॉर्म है क्वेकरली साइमंड्स के नाम से ये जानी जाती है, राइट। और एक ब्रिटिश कंपनी है ये QS, जो कि एनालाइज करती है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पूरे दुनिया भर के, राइट। पहले जो है वो इसे टाइम्स हायर एजुकेशन के नाम से जाना जाता था, टाइम्स हायर एजुकेशन QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के नाम से ये जानी जाती थी। फिर 2010 में इसका नाम चेंज करके QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग बाय सब्जेक्ट के तौर पर कर दिया गया, ठीक है। इसके अलावा ये इकलौती ऐसी इंटरनेशनल रैंकिंग प्रोवाइड कराती है जिसको अप्रूवल जो है वो इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप का मिला हुआ है,
राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिलती है कि ये ऐसी इंटरनेशनल रैंकिंग हमें देखने को मिलती है जो कि अप्रूव्ड है, राइट। तो ये वाली चीज है। तो इसके बारे में आप लोग को थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, आइडिया होना चाहिए, पता होना चाहिए इस चीज के बारे में। गाइस अब डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 के बारे में। तो बताया जा रहा है कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, इसके द्वारा ये MPI 2020 रिलीज की गई है, राइट। इसका मेन फोकस क्या है? टू सिंप्लीफाई एंड इवेल्युएट द कॉम्प्लेक्सिटी इन लोकल गवर्नेंस प्रैक्टिस एंड प्रमोट द एथोस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि लोकल गवर्नेंस की जो प्रैक्टिस हम लोग को देखने को मिलती है, राइट, तो जैसे कि म्युनिसिपैलिटीज वगैरह जो होती हैं, तो उनको अकाउंटेबल बनाना और ट्रांसपेरेंसी उनमें देखने को मिले उनके कार्यों में, राइट। और उनकी जो गवर्नेंस की जो प्रैक्टिस होती है, उस जो कॉम्प्लेक्स जो गवर्नेंस की प्रैक्टिस होती है, तो उसको इवैल्यूएट करती है, उसकी जांच करती है और सबके सामने रखती है कि लोकल गवर्नेंस जो है वो किस तरीके का देखने को मिल रहा है, क्या सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, म्युनिसिपैलिटी जो है वो सही तरीके से ऑपरेट कर रही है या नहीं कर रही, तो इसको बताती है ये। अब इस इंडेक्स के बारे में बात करें गाइस, तो इसने जांच करी है, एग्जामिन किया है, मतलब 11 म्युनिसिपैलिटीज के सेक्टोरल परफॉर्मेंसेस को, जिसमें दिल्ली जो है गाइस उसको सेपरेटली NDMC यानी कि नेशनल दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल और 3 और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है उनको सेपरेटली जो है वो उसकी जांच करी है। और 5 वर्टिकल्स इसमें शामिल किए गए हैं, सर्विसेज, फाइनेंस, पॉलिसी, टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस। तो ये 5 वर्टिकल्स को इसमें शामिल किया गया। इनके आधार पर बताया जा रहा है कि इंडेक्स जो है ये रिलीज किया है, जारी किया है, राइट। इसमें 20 सेक्टर और 100 इंडिकेटर्स हम लोग को इन टोटल देखने को मिलते हैं। सिटीज की रैंकिंग की बात करें गाइस, तो इसके अंदर म्युनिसिपैलिटी को जो क्लासिफाई किया गया है पॉपुलेशन के आधार पर किया गया है, यानी कि मिलियन प्लस पॉपुलेशन, यानी कि जिस पर्टिकुलर म्युनिसिपैलिटीज में 10 लाख से अधिक की पॉपुलेशन है उनको सेपरेट रखा है, और जिसमें मिलियन लेस पॉपुलेशन हम लोग को देखने को मिलती है, 10 लाख से कम की पॉपुलेशन है, उनको सेपरेट करके जो है वो रखा गया है, कैटेगराइज किया गया है। मिलियन प्लस कैटेगरी में इंदौर जो है वो उसकी सबसे हाईएस्ट रैंक जो है वो बताई गई है, और उसके बाद फिर सूरत, फिर भोपाल। और मिलियन लेस देन मिलियन कैटेगरी के अंदर न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन NDMC, राइट, ये लीडर के तौर पर हमें देखने को मिली है। उसके बाद फिर तिरुपति, फिर गांधीनगर जो है वो आई है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए इस इंडेक्स के बारे में, राइट। और मैं आपको बता दूंगा इसकी लोकल गवर्नेंस को इंप्रूव करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे हैं कंटिन्यूअसली, तो इसलिए ये वाला जो टॉपिक है आपका ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि लोकल गवर्नेंस के ऊपर आज की डेट में बहुत ज्यादा काम जो है वो किया जा रहा है। तो म्युनिसिपैलिटीज, मैंने आपको पहले भी बीच में बताया था कि म्युनिसिपैलिटीज का जो आपका टॉपिक है इसमें लक्ष्मीकांत के अंदर, उसको आप फिनिश करके रख लो। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्युनिसिपैलिटीज, ये जो टॉपिक्स है ना, इसको अच्छे से फिनिश करो क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की बात करेंगे हम लोग, तो अगेन हमें देखने को मिल रहा है कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री के द्वारा ये जारी किया गया है फाइनल रैंकिंग ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 की। तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स क्या है इसको हम लोग समझते हैं। तो ये एक असेसमेंट टूल है, ये बताता है, इवैल्यूएट करता है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को, कि किस प्रकार से अर्बन एरियाज में, राइट, क्वालिटी ऑफ लाइफ किस प्रकार से हम लोग को देखने को मिल रही है, अर्बन डेवलपमेंट किस प्रकार से हो रहा है, जिसके चलते वहां पे रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंप्रूवमेंट नजर आ रहा है, देखने को मिल रहा है, राइट। ये कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराती है कि जो भी सिटीज का ये डेटा जो है वो जारी करती है, तो उसके बारे में एक डिटेल एनालिसिस प्रोवाइड कराती है कि वहां पे रहने वाले लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, इकोनॉमिक एबिलिटी उस सिटी की कैसी है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन किस प्रकार की उस सिटी के अंदर देखने को मिल रही है, राइट। और सस्टेनेबिलिटी और रेजिलियंस पर भी है जो है वो बताती है, राइट, कि कितनी सस्टेनेबल तरीके से उस सिटी के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसकी एक अच्छी जानकारी जो है वो ये ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स प्रोवाइड कराती है। और सिटीज को किस प्रकार से रैंक किया जाता है, तो इनको मिलियन प्लस लेस देन मिलियन पॉपुलेटेड सिटी पर रैंकिंग इनकी प्रोवाइड की जाती है। सेम जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात करी थी म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स में, जो हमने डिस्कस किया था अभी, सेम वैसे ही उसी चीज की यहाँ पर बात हो रही है कि उसी आधार पर सिटीज को कैटेगराइज करके रैंक दिया जाता है। इसकी 2020 की जो रैंकिंग है, इसमें मिलियन प्लस कैटेगरी में बेंगलुरु जो है वो टॉप परफॉर्मर में देखने को मिली है, फिर पुणे, फिर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, सूरत, नवी मुंबई, कोयम्बतूर, वडोदरा, इंदौर, फिर ग्रेटर मुंबई सामने आई है। और लेस देन मिलियन की कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिला है कि शिमला जो है वो टॉप पे है, फिर उसके बाद भुवनेश्वर, सिलवस्सा, फिर ककीनाडा, सालेम, वेल्लोर, गांधीनगर, गुरुग्राम, देवनगर और तिरुचिपल्ली, तो ये हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये वाली चीज है जिसके बारे में आपको एक आइडिया होना चाहिए। और पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे। अब हम लोग पेपर 3 के टॉपिक की बात करेंगे। कैफे रेगुलेशंस की यहाँ पर बात हो रही है, कैफे रेगुलेशंस। तो बताया जा रहा है कि SIAM सोसाइटी ऑफ इंडिया ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के जो कार मेकर्स हैं, यानी कि जो कार बनाने वाली जो कंपनीज वगैरह हैं, इन्होंने रिसेंटली रिक्वेस्ट करी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज को कि वो पोस्टपोन कर दें BS6 कैफे फेज 2 के रेगुलेशन का,
राइट। BS6 यानी कि भारत स्टेज 6 कैफे फेस रेगुलेशन को इंप्लीमेंट करने को ये पोस्टपोन कर दें, क्योंकि अभी भी इंडस्ट्री जो है वो प्रॉपर तरीके से रिकवर नहीं हुई है कोविड से के कारण, यानी कोविड में जो लॉकडाउन हुआ था उससे इंडस्ट्री जो है वो अभी भी जो है वो रिकवर नहीं हुई है। तो इसलिए ये BS6 के इंप्लीमेंटेशन को जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा दिया जाए, पोस्टपोन कर दिया जाए। अब कैफे की बात करें, कैफे क्या है गाइस? तो कॉर्पोरेट एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी, इसका ये फुल फॉर्म है, राइट। और ये सिमिलर नॉर्म्स हैं जो कि हम लोग को BS6 के देखने को मिलते हैं कि भारत स्टेज 6 जो है ना, आपको पता होगा भारत स्टेज 5 के बारे में, भारत स्टेज 6 के बारे में, 4 के बारे में, हम लोग ने 5 को स्किप करने का प्लान किया और अब हम लोग भारत स्टेज 6 को जो है वो इंप्लीमेंट कर रहे हैं। इसकी जानकारी है कि नहीं आपको? जैसे कि जो गाड़ियों, जैसे आपने गाड़ी परचेस करी होगी, लेटेस्ट गाड़ियां हम लोग को जो देखने को मिल रही है BS4 वाली, अभी आप लोगों ने गाड़ियां परचेस करी होगी, राइट। अब क्योंकि अभी ये मैंडेटरी कर दिया गया कि जितनी भी गाड़ी जो है वो बिकेंगी वो BS4 वाली गाड़ियां जो है वो बिकेंगी, तो BS4 वाली गाड़ी हम लोग को देखने को मिल रही है जो कि कम से कम जो है वो एनवायरमेंट में पोल्यूशन को एमिट करती है, राइट। उनका इंजन कुछ इस प्रकार से होता है कि जो फ्यूल जो होता है वो इस प्रकार से फ्यूल को यूटिलाइज करती है कि कम से कम जो वो है मतलब कम से कम पोल्यूशन को वो रिलीज करती है, राइट। तो ये सब चीजें इसमें होती है BS4, BS5, BS6 में, और BS5 को हम लोगों ने स्किप कर दिया। अब डायरेक्टली हम लोग BS6 पर जाने वाले हैं। तो इसके इंप्लीमेंटेशन पर ही थोड़ी सी रोक लगाने की बात कर रही है कार मेकर्स कंपनीज, बोल रही है कि इसके इंप्लीमेंटेशन को थोड़ा सा पोस्टपोन कर दो, क्योंकि अभी भी कार मेकर कंपनीज जो है वो उसमें उभरी नहीं है, यानी कि लॉसेस से उभरी नहीं है, अभी भी जो है वो उभर रही हैं, राइट, कोविड-19 के इम्पैक्ट से। तो ये चीज यहां पर बताई गई है। और ये बताया जा रहा है कि ये हालांकि कैफे की जो अप्रोच होती है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है कार्बन फुटप्रिंट को रिड्यूस करने के मामले में, क्योंकि BS6 के अंदर हम लोग को देखने को मिलता है कि काफी सारी गैसेस को इंक्लूड किया जाता है, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है, इसमें सल्फर ऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन होते हैं, तो ऐसी गैसेस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। बट कैफे रेगुलेशन में मेनली कार्बन ऑक्साइड पर फोकस किया जाता है, ठीक है, कार्बन ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड, तो इसको रिड्यूस करने पर मेनली फोकस किया जाता है कि गाड़ी से ये कार्बन ऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कम से कम जो है वो रिलीज हो। तो कैफे का रेगुलेशन कार्बन ऑक्साइड्स पर मेन फोकस करता है, बट BS6 का जो रेगुलेशन है वो मेनली फोकस करता है नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड और भी काफी सारी गैसेस में इंक्लूड होती हैं, उसके एमिशन को रिड्यूस करने पर फोकस करता है। तो ये एक डिफरेंस है छोटा सा, जिसके बारे में आप लोग को थोड़ा पता होना चाहिए। मेन फोकस क्या है कि कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करना और फ्यूल इकोनॉमी को इंक्रीज करवा देना। वही चीज मैंने आपको बताया कि फ्यूल, जो गाड़ियों का जो इंजन है उसको कुछ इस प्रकार से बनाना रहता है कार मैन्युफैक्चरर्स कंपनी को कि वो जो कंप्लायंस जो होते हैं सरकार के, जैसे कि BS6, तो उस कंप्लायंस को जो है वो फॉलो अप कर सके, कि उसमें अगर बोला हुआ है कि एक लिमिट जो है वो लगा के रखे कि इससे ज्यादा जो है वो एमिशन नहीं होना चाहिए गाड़ियों से या फ्यूल से, इस प्रकार की गैस का एमिशन जो है वो एक लिमिट से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो वो लिमिट जो है वो सेट करके दी जाती कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को। अब प्रॉब्लम ये है कि अभी इस प्रकार के इंजन को मैन्युफैक्चर करने की क्षमता, कैपेसिटी जो है अभी है नहीं कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के पास, राइट, कि रिसोर्सेज नहीं है, राइट, पैसे की भी कमी है, तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया जाए इस चीज को, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और इस प्रकार का रेगुलेशन पहली बार इंप्लीमेंट किया गया था इंडिया में 1 अप्रैल 2017 में, जब BS4 एग्जॉस्ट एमिशन नॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। फिर हम लोग ने याद रखना BS5 को हम लोग स्किप कर रहे हैं, डायरेक्टली हम लोग BS6 पे जाएंगे, यानी कि BS6 नॉर्म्स को फॉलो करेंगे, राइट, BS4 के बाद। तो ये चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब बात करेंगे सेरावीक के बारे में। सेरावीक अवार्ड की यहां पर बात हो रही है। तो बताया जा रहा है कि हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको मिलेगा सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड, इनको मिलने वाला है। 2016 में सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड जो है उसकी शुरुआत हुई थी। ये फोकस करता है कि कौन सी कंट्री जो है वो आने वाले समय में ग्लोबल एनर्जी और एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती हैं, राइट, सॉल्यूशन लेकर आती हैं, पॉलिसीज लेकर आती हैं एनर्जी के मामले में, कि अफोर्डेबिलिटी के मामले में, कि मतलब कॉस्ट एफिशिएंट तरीके से फ्यूल का उपयोग किया जाए, कम से कम पोल्यूशन हो, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। तो ऐसी कंट्रीज अगर जिस प्रकार की भी इस प्रकार की पॉलिसीज लेकर आती हैं, राइट, फ्यूल की, एनर्जी की, राइट, एनवायरमेंट से रिलेटेड, तो ऐसी कंट्रीज को रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके लीडर को रिकॉग्नाइज किया जाता है और उनको अवार्ड दिया जाता है। तो बताया जा रहा है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को ये वाला अवार्ड जो है वो मिल रहा है, राइट। अब सेरा की बात करें, सेरा का फुल फॉर्म है कैम्ब्रिज एनर्जी रिसर्च एसोसिएट्स वीक। इसका फाउंडेशन 1983 में किया गया था डॉक्टर डेनियल यर्जिन के द्वारा, राइट, और इसका जो अवार्ड है वो 2016 से शुरू किया गया था, ठीक है। और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है हॉस्टन में, राइट, मार्च के समय पर। हर साल 1983 से इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, राइट, और पूरे दुनिया भर का प्रीमियर एनुअल एनर्जी प्लेटफॉर्म के तौर पर हमें ये देखने को मिलता है। एक प्रमुख वार्षिक ऊर्जा मंच
के तौर पर ये जाना जाता है। ठीक है, तो ये वाली चीज है। अब गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। भारतीय विशेष बल इंडियन स्पेशल फोर्सेस की बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें, इंडियन स्पेशल फोर्सेस की जो ट्रेनिंग स्कूल है वहां पर तुर्कमेनिस्तान स्पेशल फोर्सेस की कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट की जा रही है। तो इसलिए ये टॉपिक हमें न्यूज में देखने को मिला था। और आपको बता दें कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस जो है गाइस, इसने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काफी रिस्पेक्ट और रेपुटेशन जो है वो हासिल करी है, और ये पूरे दुनिया भर की वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेशल फोर्सेस के तौर पर उभर कर आ गई है। अपने प्रोफेशनलिज्म के लिए, ऑपरेशनल एक्सपर्टिज्म के लिए, अपने सैक्रिफाइसेस के लिए जानी जाती है भारतीय विशेष बल इंडियन स्पेशल फोर्सेस। और इसकी फ्रेंडली कंट्रीज जो है, जिसमें यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और कुछ कंट्रीज हम लोग को सेंट्रल एशियन रीजन की, मिडिल ईस्ट क्षेत्र की देखने को मिलती है, जो कि आज की डेट में हमारी इंडियन फोर्सेस की जो ट्रूप्स हैं, सैनिक जो हैं, उनसे ट्रेनिंग लेना चाहती हैं। बहुत बड़ी बात है कि हमारी जो फोर्सेस हैं वो दूसरी कंट्रीज को ट्रेनिंग ऑफर कर रही हैं, क्योंकि हमारे पास क्षमता है दूसरी कंट्रीज को ट्रेनिंग देने की। तो इंडियन स्पेशल फोर्सेस जो है वो क्या है, अगर इसकी हम लोग बात करें गाइस, तो इंडिया की काफी सारी स्पेशल फोर्सेस यूनिट्स हम लोग को देखने को मिलती हैं, जो कि इंडियन आर्म फोर्स, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के अंडर जो है वो ऑपरेट करती हैं। और इसके अलावा और भी दूसरी स्पेशल फोर्सेस हैं हमारे पास, जो कि डायरेक्टली मिलिट्री के द्वारा कंट्रोल नहीं की जाती, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर ऑपरेट करती हैं। और मेजर स्पेशल फोर्सेस इंडिया के अंदर कौन सी है, इसकी अगर हम लोग बात करें, जैसे कि मार्कोस मरीन कमांडोज के नाम से ये जानी जाती है। ये एक स्पेशल फोर्स यूनिट है जो कि इंडियन नेवी के अंडर हम लोग को देखने को मिलती है 1987 से, राइट। डायरेक्ट एक्शन, स्पेशल रिकनाइसेंस, एम्फीबियस वॉरफेयर और काउंटर टेररिज्म जैसी एक्टिविटी में ये इन्वॉल्व है, राइट। जैसे कि प्रत्यक्ष कार्रवाई, विशेष टोही गतिविधियों, जल स्थल युद्ध, आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए इसको स्टैब्लिश किया गया था, गठित किया गया था, इसका गठन हुआ था। इसके अलावा पैरा कमांडोज काफी फेमस, 1966 में इसका गठन हुआ था। पैरा कमांडोज हाईली ट्रेंड पैराशूट रेजिमेंट जो हमारी इंडियन आर्मी की है उसका पार्ट है, और ये लार्जेस्ट पार्ट स्पेशल फोर्सेस ऑफ इंडिया का हम लोग को देखने को मिलती है। और पैराशूट यूनिट जो है इंडियन आर्मी की गाइस, ये सबसे पुरानी एयरबॉर्न यूनिट्स हैं पूरे दुनिया भर की। और घातक फोर्स, इसके नाम से ही क्लियर हो जाना चाहिए, घातक, काफी घातक फोर्स है ये, राइट। इसका जो बटालियन है ये पहले आगे जाकर हमला करने के लिए प्रसिद्ध है, जाना जाता है कि या फोर फ्रंट में जाकर अटैक करता है, राइट। घातक है, काफी ज्यादा जाता है तो तबाही मचा के आता है। और भारतीय सेना की प्रत्येक बटालियन में से एक घातक प्लाटून होती है, और इसमें केवल सर्वाधिक फिट और अभिप्रेरित सैनिक भर्ती किए जाते हैं। इसमें जो सैनिक, जो सोल्जर्स जो भर्ती किए जाते हैं वो सबसे फिट होते हैं, राइट, और मोटिवेटेड सोल्जर्स हम लोग को देखने को मिलते हैं, क्योंकि इनका काम ये होता है कि आगे फोर फ्रंट में जाकर अटैक करना, तबाही मचा के आना, राइट। इसके अलावा कोबरा की बात करते हैं, कमांडो बटालियन फॉर रेजोल्यूट एक्शन, ये एक स्पेशलाइज्ड यूनिट है सीआरपीएफ की, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की। इसका गठन किया गया था नक्सलिज्म को काउंटर करने के लिए, इंडिया से नक्सलिज्म जो है उसका मुकाबला करने के लिए, नक्सलवाद का मुकाबला करने के लिए इसका गठन किया गया था, राइट। और ये विशेष रूप से गुरिल्ला युद्ध में ट्रेंड और कुछ भारतीय विशेष बलों में से एक हम लोग को देखने को मिलती है। इसकी जो ट्रेनिंग होती है ये गुरिल्ला वारफेयर में इसकी ट्रेनिंग हम लोग को देखने को मिलती है। फोर्स 1 की बात करेंगे, इस फोर्स 1 ये 2010 में आई थी, जब डेडली 26/11 टेररिस्ट अटैक जो मुंबई के अंदर हम लोग को देखने को मिला था, तो उसके बाद इसका गठन किया गया था फोर्स 1 का। इसका मेन रोल क्या है, स्पेशल इलीट फोर्स, ये एक प्रकार की हमें देखने को मिलती है जो कि मुंबई सिटी को प्रोटेक्ट करने का काम करती है टेररिस्ट अटैक से, राइट। कि इसकी जो फोर्स है ये मुंबई शहर को आतंकवादी हमलों से बचाने का काम करती है। तो फोर्स 1 ये हमें फोर्स देखने को मिलती है। अब बात करेंगे एनएसजी के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, काफी फेमस बॉडी है ये, इसके बारे में आपने सुना भी होगा। एक प्रमुख काउंटर टेररिस्ट फोर्स ये हमें देखने को मिलती है, ये सिक्योरिटीज प्रोवाइड कराती है वीवीआईपीज को, राइट, वीआईपीज को, और एंटी सैबोटेज चेक्स में ये इन्वॉल्व होती है। जैसे कि कभी कोई इंडिया के अंदर दंगा हो गया, तोड़फोड़ हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने का भी काम एनएसजी का हम लोग को देखने को मिलता है। टेररिस्ट थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके अलावा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, काफी फेमस है ये सिक्योरिटी फोर्स है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, ये रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की सुरक्षा के लिए। तो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए कौन सी फोर्स जिम्मेदार है, तो याद रखना एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये कुछ बेसिक से फैक्ट्स थे जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। और ये अपना आज का लास्ट टॉपिक था, और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा। नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे जरूर हिट कीजिएगा, इससे हर एक नोटिफिकेशन अपडेट्स आपको टाइम पर मिल जाएगी। और अगर आपको पीडीएफ पेड पैकेज को ज्वाइन करना है
तो आप अभी एक स्लाइड आपके सामने आएगी, उस स्लाइड पर पूरी डिटेल्स दी हुई है। मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको डेली लेक्चर्स की पीडीएफ मिलती है, आपको हैंड आउट नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको वीकली कंपाइलेशन दिया जाता है, वीकली रिवीजन के लिए आपको वीकली कंपाइलेशन की पीडीएफ मिलती है और मंथली मैगजीन मिलती है। इतना सब कुछ आपको मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में प्रोवाइड किया जाता है। और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए पीडीएफ पेड पैकेज से रिलेटेड या फिर इसके अलावा और भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, उससे रिलेटेड आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो 9713282838 ये मेरा नंबर है। याद रहे, इस नंबर पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के थ्रू, टेलीग्राम के थ्रू या एसएमएस के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। विद इन 24 आवर्स मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, राइट। तो ये मेरा नंबर अपने मोबाइल में सभी लोग सेव जरूर कर लीजिएगा। तो चलो फिर अब हम लोग मिलेंगे कल के लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।